क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया हुआ है, फॉर द ट्रस्ट गिवन इन फिगर फाइंड फोर्सेस इन ऑल मेंबर्स बाय मेथड ऑफ जॉइंट। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन मुंबई यूनिवर्सिटी में 2017 में आया हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर मैंने थोड़े से चेंजेस किए हुए हैं। क्वेश्चन के अंदर मेथड ऑफ सेक्शन भी पूछा था, वो वाला पार्ट मैंने यहाँ पर स्किप किया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रस्ट के अंदर जितने भी मेंबर्स दिख रहे हैं उनके अंदर के फोर्सेस वैल्यू बाय मेथड ऑफ जॉइंट ही फाइंड आउट करेंगे। देखो ट्रस्ट का डायग्राम इस तरीके से, डायग्राम को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ अभी। अगर हम लोग ट्रस्ट को ऑब्जर्व करते तो हमें क्या पता चल रहा है, जॉइंट ए और जॉइंट बी के ऊपर दो एक्सटर्नल लोड आ रहे हैं 40 और 30 न्यूटन किलो न्यूटन की वैल्यू के, और इस ट्रस्ट के अंदर दो सपोर्ट रिएक्शन दिख रहे हैं यहाँ पर मेनली, एक है रोलर सपोर्ट और एक है हिंज सपोर्ट। ठीक है, इस रोलर सपोर्ट के ऊपर रिएक्शन कैसे आएगा, रोलर सपोर्ट को हमेशा परपेंडिकुलर उसका रिएक्शन आएगा। ठीक है, यानी कि ये हम लोग यहाँ पर अगर आर एफ रिएक्शन लेंगे तो वो कैसे दिखाएंगे, ये जो भी रोलर दिख रहा है उसके प्लेन को परपेंडिकुलर आया हुआ दिखाएंगे। और जॉइंट जी पे हिंज सपोर्ट आया हुआ दिख रहा है, तो वहाँ पर दो रिएक्शंस हो गए, एक रिएक्शन हॉरिजॉन्टल रहेगा और दूसरा रिएक्शन वर्टिकल होगा। टुवर्ड द पॉइंट भी वो रिएक्शन हम लोग दिखा सकते हैं या फिर अवे फ्रॉम द पॉइंट भी दिखा सकते हैं, वो अपनी चॉइस होगी रिएक्शन का डायरेक्शन किस तरीके का लेना है। अगर हमने अज्यूम किया हुआ रिएक्शन का डायरेक्शन सही है तो हमें उसकी वैल्यू प्लस आएगी, अगर हमने अज्यूम किए हुए रिएक्शन का डायरेक्शन उल्टा है, अपोजिट है, तो हमें उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो देखो किसी भी ट्रस्ट को अगर हमें सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ जॉइंट या फिर मेथड ऑफ सेक्शन, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जितने भी मेंबर दिख रहे हैं ट्रस्ट के अंदर हमें उनका इंक्लिनेशन पता होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम होता है क्या, ट्रस्ट में के अंदर आए हुए मेंबर्स का हमें इंक्लिनेशन निकालने वाला। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इंक्लिनेशन में ही गलती कर देते हैं, यानी कि सही एंगल नहीं निकालते, और ये आए हुए मेंबर के इंक्लिनेशन का ग्राउंड के साथ या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, वहीं पे गलती होने के कारण उनका प्रॉब्लम आगे रॉन्ग हो जाता है। हर एक मेंबर का इंक्लिनेशन निकालने के बाद हमें क्या करना होता है, ट्रस्ट के अंदर आए हुए सपोर्ट का रिएक्शन निकालना होता है, यानी कि सपोर्ट रिएक्शन वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। वो फाइंड आउट करने के बाद हम लोग हर एक जॉइंट कंसिडर करेंगे और वहाँ पर जॉइंट मेथड से अननोन जो मेंबर है उनके अंदर का फोर्स वैल्यू निकालेंगे। तो देखो ये मेन डायग्राम है जो कि क्वेश्चन में आया हुआ था, आपको इसका आंसर दिखते हो तो ये सेम डायग्राम फिर से एक बार ड्रॉ करना होगा आंसर शीट पे। ठीक है, लेकिन ये डायग्राम मैं अभी फिर से ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, जो चेंजेस मुझे यहाँ पर दिखाना है मैं ये इसी वाले डायग्राम में कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेन डायग्राम मैंने आपके सामने रखा है, जो चेंजेस मुझे यहाँ पर दिखाना है वो मैं यहाँ पर ब्लू पेन से कर दे रहा हूँ। देखो पॉइंट एफ पे रोलर सपोर्ट हमें दिख रहा है, तो उसका रिएक्शन कैसे हमें दिखाना होगा, जो भी रोलर सपोर्ट का ये जो प्लेन आया है उसको परपेंडिकुलर, यानी कि हम लोग आर एफ रिएक्शन इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, हम लोग आर एफ जो रिएक्शन दिखाया उसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट एफ भी दिखा सकते हैं या फिर टूवर्ड द एफ भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आर एफ रिएक्शन का वैल्यू टूवर्ड द पॉइंट दिखा रहा हूँ, वो अपनी चॉइस होगी, आप लोग उसे राइट साइड भी दिखा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़े वाला। लेकिन अगर ये अज्यूम किया हुआ डायरेक्शन मेरा अगर गलत है तो मुझे आर एफ की वैल्यू निगेटिव आएगी। ठीक है, अगर ये आर एफ का अज्यूम किया हुआ डायरेक्शन मेरा सही है तो मुझे उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इस ट्रस्ट के अंदर मैंने आर एफ रिएक्शन दिखाया, आर एफ रिएक्शन यानी कि रोलर और सपोर्ट का वो रिएक्शन था। ठीक है, रोलर ये रिएक्शन के लिए आर लिखा और ये जॉइंट एफ के ऊपर था, इसके कारण कोने में एफ लिखा है। जी पॉइंट पे या फिर जॉइंट पे हिंज सपोर्ट होने के कारण वहाँ पे दो रिएक्शन आएगी, एक रहेगा हॉरिजॉन्टल, तो ये एरो में टुवर्ड्स द पॉइंट ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा एच जी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट जी, और वहीं पर एक वर्टिकल रिएक्शन होगा वो अपवर्ड दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो जो चेंजेस कर रहा हूँ मैं डायग्राम के अंदर वो मैं ब्लू पेन से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, वो आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअल डायग्राम और बाद में किए हुए चेंजेस। ठीक है, ये वी जी टूवर्ड द पॉइंट, एच जी अननोन है, वी जी अननोन है, वहाँ पर ऊपर आर जी अननोन था। ये तीन ही अननोन रिएक्शंस थी इस ट्रस्ट के अंदर जो हमें फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हर एक जॉइंट सेलेक्ट कर उसके अंदर आए हुए मेंबर्स के अननोन फोर्स वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, लेकिन इनसे भी पहले, जैसे कि पहले बताया था, हमें क्या करना होगा, हर एक जो मेंबर दिख रहा है ना ट्रस्ट के अंदर आया हुआ उसका इंक्लिनेशन निकालना है एक्स एक्सिस के साथ। जो हम लोग मेंबर का इंक्लिनेशन निकालते हैं ना एक्स एक्सिस के साथ या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, वो उसका इंक्लिनेशन कैसे आया ये हमें पेपर में दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। वो इंक्लिनेशन अगर आपको समझ में आता है आप लोग डायरेक्टली रफ वर्क करके जो मेंबर है वहाँ पर इंक्लिनेशन उसका दिखा सकते हो। ठीक है, तो अभी आप लोग ऑब्जर्व करो इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल के अंदर जितना ए सी का इंक्लिनेशन ए बी से है उतना ही ए सी का इंक्लिनेशन यहाँ से होगा। देखो यहाँ पर मैं सी जॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, सी पॉइंट से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है, तो जितना इंक्लिनेशन ए सी का यहाँ पर होगा देखो उतना ही इंक्लिनेशन ए सी का ए बी के साथ होगा। ठीक है, क्योंकि ए बी और ये जो लाइन ड्रॉ किया मैंने अभी ब्लू लाइन वो एक दूसरे को पैरेलल है और यहाँ पर ये उल्टा जेड बन रहा है, यानी कि ये अल्टरनेट एंगल हो गए। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर जितनी वैल्यू ए की है उतनी वैल्यू यहाँ पर होगी,
ये वाली साइड होगी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर देखो ये अपोजिट साइड बी सी एंगल, यहाँ पर अगर ये एंगल है, एंगल ए है, तो उसके अपोजिट वाला साइड कितना होगा बी सी, विच इज़ गिवन 1.5, और ये ए बी का वैल्यू कितना दिख रहा है हमें 2, ठीक है। तो हम लोग ये एंगल ए कैसे निकाल सकते हैं, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो ये tan ए एंगल हो जाएगा। तो एंगल ए निकालना है तो हमें क्या करना होगा, शिफ्ट tan इनवर्स कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अपोजिट साइड कितना दिख रहा है आपको 1.5, तो यहाँ पर मुझे करना होगा 1.5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो एंगल वैल्यू कितनी होती है देखो यहाँ पर 36.86 दिख रही है, लेकिन हम लोग डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिखा करेंगे और दूसरा वाला डिजिट राउंड अप कर देंगे, तो एंगल कितना आ रहा है 36.87 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये एंगल कैसे निकाला वो आपको पेपर पे दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली एंगल यूज़ करना होता है, तो डायरेक्टली वही वैल्यू यूज़ कर दी, एंगल में दिखाई तो भी चलेगा। तो देखो यहाँ पर वो एंगल वैल्यू मैंने लिख दी है, ये सेम एंगल वैल्यू यहाँ पर भी होगी 36.87। इसके बाद और किसका इंक्लिनेशन निकाल सकते हैं, देखो इस सी डी का हमें इंक्लिनेशन निकालना होगा। क्या कहा, इस सी डी का इंक्लिनेशन, सी डी का इंक्लिनेशन कितना होने वाला है, यहाँ पर हमें डायग्राम देखने पर ये पता चलता है कि ए बी सी ट्रायंगल और ये डी बी सी ट्रायंगल दीज आर सिमिलर। क्यों, क्योंकि ए बी कितना है, ए बी और बी डी सेम है 2 मीटर, ठीक है। ये कॉमन साइड है, ये 90 डिग्री का एंगल दोनों में, तो ये दोनों सिमिलर है। अगर ये एंगल कितना होगा 36.87 होगा, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा अंदर से 36.87 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जेड बन रहा है, ठीक है। तो ये अल्टरनेट एंगल होने के कारण ये वाला एंगल कितना आया अंदर का 36.87 आया, राइट। हमें अभी सी का इंक्लिनेशन निकालना है। क्या कहा, सी ई का इंक्लिनेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, या फिर ग्राउंड कह सकते हो या फिर हॉरिजॉन्टल कह सकते हो। देखो जितना सी का इंक्लिनेशन होगा उतना इंक्लिनेशन ई जी का होगा, राइट, बिकॉज सी ई जी आर कोलिनियर, राइट। जितना इंक्लिनेशन सी का है उतना इंक्लिनेशन ई जी का होगा, बिकॉज सी ई जी आर कोलिनियर। तो अभी आप लोग ऑब्जर्व करो इन ट्रायंगल सी जी, और यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म कर देता हूँ। देखो मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, सी पॉइंट के नीचे एक थोड़ा सा लाइन एक्सटेंड कर दिया है। जो भी चेंजेस कर हो रहे हैं डायग्राम के अंदर वो मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ। जी से ये जो पॉइंट एक्सटेंड किया था उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सटेंड कर देता हूँ इस तरीके से, ये वाला लाइन में जी पॉइंट को कनेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने नाम दे दिया ओ, यहाँ पे नाम दे दिया ओ। सी ओ जी ट्रायंगल के अंदर क्या कहा, सी ओ जी ट्रायंगल के अंदर हमें ओ से जी डिस्टेंस कितना दिख रहा है 4 मीटर, ठीक है। सी ओ जी ट्रायंगल के अंदर हमें ओ से जी डिस्टेंस दिख रहा है 4 मीटर। हमें सी ओ डिस्टेंस पता होना चाहिए, सी ओ डिस्टेंस कितना हो, देखो बी से लेकर ओ तक, क्या कहा, बी से लेकर ओ तक का डिस्टेंस कितना है, जितना एफ से लेकर जी तक, विच इज़ 2 मीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 2 मीटर है। बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस है 1.5, जैसे कि साइड में दिख रहा है। तो सी से लेकर ओ तक का डिस्टेंस कितना होगा 0.5। तो हम लोग ये वाला एंगल कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पर मैंने जो मार्क किया है ना ये वाला एंगल, वो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, अपोजिट साइड दैट इज 0.5 अपॉन एडजेसेंट साइड दैट इज 4, ठीक है। तो ये एंगल फाइंड आउट करने पर देखते हैं कितना आता है वो। तो देखो यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ 0.5 अपॉन 4 करने पर एंगल कितना होगा 7.125 दिख रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 7.13 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना आया 7.13। अगर यहाँ पर एंगल 7.13 है तो इसी का मतलब क्या होगा, यहाँ पर भी एंगल कितना होगा 7.13, क्योंकि देखो ये लाइन ऐसे यहाँ पर जेड बनेगा ना, ये अंदर वाला और ये वाला पार्ट जेड बनेगा, तो अंदर वाला एंगल कितना लिख सकते हैं हम लोग 7.13। अगर यहाँ पर एंगल 7.13 है तो ये ई से अगर मैं एक्सटेंड लाइन कर देता हूँ, ठीक है, तो ये एंगल भी कितने बनने वाले हैं 7.13, इतना याद रखो। अभी हमें क्या करना है, जो ई एफ दिख रहा है ना, ई एफ मेंबर, उसका इंक्लिनेशन निकालना है। देखो ई एफ मेंबर का इंक्लिनेशन निकालना है, यानी कि उसका एंगल निकालना है ग्राउंड के साथ कितना होगा या फिर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना होगा। तो ई जॉइंट से मैंने एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। तो ये वाला एंगल मुझे अभी ज़रूरी है वो फाइंड आउट करना। तो उसके लिए मुझे क्या लगेगा, देखो जो ई पॉइंट से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी थी उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया है, जो वो वहाँ पर एफ जी पर टच की है वहाँ पर मैं पॉइंट का नाम लिख देता हूँ एम, ठीक है। मुझे एफ एम डिस्टेंस पता होना चाहिए। अगर मुझे एफ एम डिस्टेंस पता होता है, ये ई एम डिस्टेंस 2 है, तो ये अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग ये एंगल निकाल सकते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पर हम लोग ये एफ एम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। एफ एम डिस्टेंस किसके इक्वल है, डी ई डिस्टेंस के इक्वल है। तो डी डिस्टेंस हमने निकाला, तो इसका मतलब हमें एफ एम डिस्टेंस मिल गया। तो डी डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, देखो इन ट्रायंगल डी सी ई ऑब्जर्व करना। क्या कहा, इन ट्रायंगल डी सी ई ऑब्जर्व करो, ठीक है। जो मैंने सी से लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी थी वो डी को कहाँ पे कट करिए, सपोज टी पॉइंट पे कट करिए, ठीक है। तो डी टी डिस्टेंस कितना दिख रहा है हमें, बी सी जितना। क्या कहा, इन ट्रायंगल डी सी ई, हमें अगर डी टी पता चल जाता है, इसका मतलब डी टी मतलब क्या होगा, यहाँ पर एफ एम होगा ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सी पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ कर दी थी हॉरिजॉन्टल लाइन, वो डी ई पे कट करिए सपोज टी पॉइंट पे। तो अभी देखो
डी सी टी, क्या कहा, डी सी टी, डी सी टी, ये डी टी डिस्टेंस हमें क्या दिख रहा है, बी सी जितना दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने सी जॉइंट से एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ की थी इसको ए बी डी को। तो अगर डी टी कितना मिल रहा है, बी सी जितना, तो बी सी का वैल्यू कितना है 1.5, तो डी टी कितना हो गया, डी टी हो गया 1.5, ठीक है। तो डी टी का वैल्यू हमें मिला। तो अभी क्या हमें फाइंड आउट करना है, ये टी से लेकर ई तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। टी से लेकर ई तक का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, देखो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे। सी टी कितना है, सी टी 2 दिया हुआ है, राइट, सी टू टी डिस्टेंस 2 है, और हमें ये टी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये एंगल कितना दिख रहा है हमें, ये एंगल दिख रहा है हमें 7.13, ठीक है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्या यूज़ कर सकते हैं, इन ट्रायंगल सी टी, इन ट्रायंगल सी टी ई। ये आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपको अभी समझने के लिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। एग्जाम में ये एंगल डायरेक्टली ड्रॉ कर दिए, यहाँ पर डायरेक्टली अपने एंगल किया रफ वर्क करके, तो भी चलता था, ठीक है। हम लोग ई एफ मेंबर का इंक्लिनेशन निकाल रहे हैं ना, अभी देखो यहाँ पर ई एफ मेंबर का इंक्लिनेशन निकाल रहे हैं। तो ये अभी ये लिखने वाला काम मैं आपको समझ के लिए दिखा रहा हूँ। आपने ये एग्जाम में नहीं लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ डायरेक्टली आपको ये एंगल कैसे आया, क्या आया, वो खुद के लिए समझना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में ये दिखाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इन ट्रायंगल सी टी, देखो आपको टी निकालना है ना, हम लोग कौन सा एंगल यूज़ करेंगे, देखो एंगल सी लिख देता हूँ। एंगल सी कितना है 7.13, राइट। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, tan 7.13, ये लिखा है यहाँ पर tan 7.13 इज इक्वल टू टी, अपोजिट साइड हो गया, एडजेसेंट कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो टी कितना मिलता है, देखो टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan 7.13 होगा, राइट। इसकी वैल्यू हमें मिली 0.2501, तो हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, ओनली 0.25। तो देखो हम लोग वैल्यू कंसिडर करेंगे टी की, देयरफॉर टी ई इज इक्वल टू 0.25 मीटर होगा, 0.25 मीटर लिख दिया, ठीक है। तो देखो डी ई कितना था, डी कितना हो जाएगा, डी टी कितना है 1.5 प्लस 0.25 तो होगा 1.75, यानी कि डी ई हमें मिला 1.75, ठीक है। तो वैसे लिख देता हूँ, देयरफॉर डी ई इज इक्वल टू डी टी प्लस टी ई इज इक्वल टू 1.5 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 1.75, ठीक है। तो 1.75 ये हमें वैल्यू किसके लिए मिली, डी ई डिस्टेंस के लिए। देखो यहाँ पर डी ई डिस्टेंस का वैल्यू कितना मिला हमें 1.5, अगर डी 1.75, तो अगर डी 1.75 है तो एफ एम भी कितना हो जाएगा 1.75 हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर लिखा मैंने एफ एम इज इक्वल टू कितना लिखा 1.75 लिखना था, 1.75 लिखा, ठीक है। ये 7 डार्क कर देता हूँ, 1.75 हो गया एफ एम, ठीक है, मीटर। इन ट्रायंगल कौन सा, देखो ट्रायंगल एफ ई एम देखना है आपको। ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, थोड़ा और नीचे करना चाहिए, एफ ई एम, ठीक है। एम ये वाला पॉइंट हमें किसका इंक्लिनेशन निकालना है, ये ई से लेकर एफ तक का इंक्लिनेशन निकालना है। तो इन ट्रायंगल एफ ई एम, ठीक है। तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू, थीटा कौन सा एंगल, ये ई के इंक्लिनेशन वाला विथ रेस्पेक्ट टू दिस ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो एफ से लेकर एम तक का डिस्टेंस अपॉन ई से लेकर एम तक का डिस्टेंस मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेता हूँ, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, एफ से लेकर एम तक का, एफ एम लिखा, अपॉन ई से लेकर एम तक का, ठीक है। आगे क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये कितना आया था 1.75 आया था, और नीचे वाला कितना था 2 था, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, तो देयरफॉर थीटा कितना मिलेगा हमें कैलकुलेट कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू, ये शिफ्ट ये आ गया अपना tan इनवर्स ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट ऑलरेडी था 1.75 अपॉन 2 राउंड ब्रैकेट क्लोज, 41.185 लिख रहा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे 41.19 लिख देंगे, राइट। थीटा लिखा है ये 41.19, यहाँ पर ये 1.75 था, राइट। तो ये अब पे ये 1.75 दिखा देता हूँ अपॉन 2, थीटा हमें कितना मिला 41.19 मिला। ये जो हमें इंक्लिनेशन मिला है किसके लिए था, ई एफ मेंबर के लिए था, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 41.19 लिख दिया, ठीक है। एंड ई जी का इंक्लिनेशन कितना होने वाला है इस ब्लू लाइन के साथ, कितना 7.13 होगा। ये यहाँ पर ये एंगल हमें अब पता है 7.13, और ये नीचे वाला भी एंगल कितना होगा, साइड में लिख देता हूँ 7.13, ठीक है। जितने भी चेंजेस किए मैंने मेन डायग्राम में, वो मैंने ब्लू पेन से यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं।
ट्रस्ट के अंदर आए हुए सारे मेंबर का इंक्लिनेशन निकालने के बाद हमें क्या करना होता है, उसके अंदर जो सपोर्ट रिएक्शन आए हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी हमें, ठीक है। उसके लिए हमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करनी होती है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। वो पॉइंट मैंने यहाँ पर ए मेंशन किया हुआ, देखो यहाँ पर फॉर्मूले जो लिखे उसके अंदर फॉर्मूले में फिर से रीड कर रहा हूँ। समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 और मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। तो आपको ये पता होना चाहिए और आपको और एक कंसेप्ट पता होनी चाहिए, कौन सी, रिजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स, यानी कि फोर्स को कैसे रिजोल्व किया जाता है। रिजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स, ये कंसेप्ट मैंने अपने यहाँ पर कोप्लेनर ऑफ फोर्सेस इस टॉप के अंदर अच्छी तरीके से समझाई हुई है, तो वहाँ से आप लोग 5-10 मिनट का काम रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो वहाँ से वो कंसेप्ट आप लोग क्लियर कर सकते हो, ठीक है। मोमेंट ऑफ अ फोर्स, ये कंसेप्ट क्या होगी, मोमेंट ऑफ अ फोर्स का मतलब क्या होगा, सीधा सीधा टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट, ठीक है। मोमेंट ऑफ अ फोर्स का मतलब बता दिया। ये मैंने फोर्स ड्रॉ किया है 2 न्यूटन का, सपोज इसकी वैल्यू 2 न्यूटन फोर्स की वैल्यू है और यहाँ पर नीचे एक पॉइंट है ए। अभी देखो इस फोर्स का हेड किधर है, ये हेड है। ये फोर्स एक ही तरफ कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज ही घूमेगा क्योंकि ए पॉइंट नीचे है, तो मतलब ये फोर्स एक ही पॉइंट क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्लॉकवाइज मोमेंट कहेंगे। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट पॉइंट क्या कहा जाता है, मोमेंट कहा जाता है ना। और शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, इस ए पॉइंट से फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन तक का यही होगा, तो ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। सपोज ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 मीटर है, तो मोमेंट वैल्यू कितनी होगी, 2 × 3। मोमेंट क्लॉकवाइज वाला मैं हमेशा प्लस लिया करूँगा और एंटी क्लॉकवाइज वाला मोमेंट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज वाला मोमेंट कब मिलेगा आपको, देखो सपोज ये 2 न्यूटन का फोर्स था, उसके ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया है टी। अभी देखो ये 2 न्यूटन का फोर्स टी के अराउंड कैसे घूमेगा, ऊपर की तरफ से जाएगा ना, ऊपर की तरफ से उल्टा होकर जाएगा, उल्टा होकर जाएगा मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज नेचर का मोमेंट हम लोग नेगेटिव कंसिडर करने वाले हैं और क्लॉकवाइज मोमेंट का नेचर हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करने वाले हैं, इतना याद रखो, ठीक है। ये अपनी चॉइस होती है, आप लोग एंटी क्लॉकवाइज वाले को प्लस ले सकते हो और क्लॉकवाइज वाले को नेगेटिव ले सकते हो, ये चॉइस आपकी होगी। लेकिन जो आप लोगों ने शुरुआत में कंसिडर किया है वही अजम्पशन थ्रू आउट आपको सेम प्रॉब्लम में कंसिडर करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इन ब्रीफ आपको बता दिया कि मोमेंट ऑफ अ फोर्स की कंसेप्ट क्या होगी। अभी फाइंड आउट कर लेते हैं सपोर्ट रिएक्शन इन दी गिवन ट्रस्ट, ठीक है। तो सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए जैसे कि हमें पता है कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करनी होती है, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। समेशन का मतलब एडिशन होता है, एफ एक्स का मतलब क्या होगा, हमें उस ट्रस्ट के अंदर आए हुए सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स देखने हैं और उनका एडिशन कर देना है, ठीक है। तो देखो ये ट्रस्ट डायग्राम मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। इस ट्रस्ट के अंदर कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हमें दिख रहे हैं, जॉइंट एफ के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रहा है एक्टिंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। एक्टिंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड मतलब क्या होगा, अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसका नेचर हमें माइनस लेना होगा। और जी जॉइंट के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रहा है, वो भी एक्टिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी कि लेफ्ट साइड है, तो उसका भी नेचर हमें क्या लेना होगा, माइनस एच जी लेना होगा, ठीक है। नेचर मतलब साइन की बात हो रही है यहाँ पर, तो दोनों नेगेटिव है, दोनों लेफ्ट साइड, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर माइनस आर एफ लिखेंगे, रिएक्शन एट जॉइंट एफ या फिर पॉइंट एफ, माइनस हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट जॉइंट जी इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, क्योंकि सामने तो 0 ही लिखना होता है। और जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्स आए थे वो हमने लोगों ने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए, जिनकी वैल्यू लिख दी। ये हो गया मेरा पहला रिएक्शन, ठीक है। एंड अभी क्या करूँगा, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो वर्टिकल फोर्सेस देखो कितने आए हुए हैं इस ट्रस्ट के अंदर, ये 40 किलोन्यूटन एक्टिंग वर्टिकल डाउनवर्ड, दिस 30 किलोन्यूटन एक्टिंग वर्टिकल डाउनवर्ड, ऑल्सो वन मोर वर्टिकल फोर्स दैट इज वी जी रिएक्शन एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। तो जो वर्टिकली अपवर्ड होगा उसका नेचर प्लस लेना है, जो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा उसका नेचर या फिर साइन हमें क्या लेना है, माइनस। ये तीन ही वर्टिकल फोर्सेस दिख रहे हैं ना हमें, डाउन साइड, 2 डाउन साइड 1 अप साइड, ठीक है। तो वर्टिकल रिएक्शन हमें क्या क्या लिखनी होगी, -40 -30 प्लस क्या लिखोगे, वी जी लिखोगे इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हमें वी जी रिएक्शन वैल्यू कितनी मिलेगी, 70। यहाँ पे यूनिट लिख दो, वैल्यू आ चुकी है तो 70 किलोन्यूटन लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हमें मोमेंट यूज़ करना है अभी। तो मोमेंट पे क्या करना होता है, मोमेंट लेने के लिए ऐसा पॉइंट लो जहाँ से मैक्सिमम फोर्स पास होते हो। देखो इस ट्रस्ट के अंदर मैक्सिमम फोर्सेस किस पॉइंट से पास हो रहे हैं, यहाँ पर मेंबर की बात नहीं हो रही है, फोर्सेस की बात हो रही है। मैक्सिमम फोर्सेस किस जॉइंट से पास हो रहे हैं, तो जी जॉइंट से हमें एच जी मेंबर पास होते हुए दिख रहा है, जी जॉइंट से हमें ये वी जी रिएक्शन पास होते हुए दिख रहा है। ये 2 हो गए ना, ज़्यादा हो गए। देखो रिएक्शन की बात हो रही है, ठीक है। फोर्सेस यानी कि जिनकी वैल्यू हमें पता है, ऐसे वाले जिस जॉइंट से ज़्यादा पास होते हैं उसके अराउंड आप लोग मोमेंट ले सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर मोमेंट लेंगे अबाउट पॉइंट जी, ठीक है। तो वो मुझे आगे क्या लिखना होगा फिर,
देखो यहाँ पर समेशन लिखा, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, एक मिनट, यहाँ पर समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस तो नहीं आएगा, ये लिखा हुआ यहाँ पर गलत हो गया। ये क्या लिखना था, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट जी ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, इज इक्वल टू 0। ठीक है, सब फोर्सेस का हम लोग मोमेंट निकाल रहे हैं कहाँ पर, अबाउट पॉइंट जी, और उन सब का एडिशन कितना आएगा, इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो देखो इस डायग्राम के अंदर ये 40 किलो न्यूटन का फोर्स है जो जी इस पॉइंट के अराउंड कैसे घूमेगा। देखो उसका लाइन ऑफ एक्शन नीचे की तरफ जा रहा है, एरो उसका नीचे की तरफ जा रहा है ना, इसका मतलब वो फोर्स ऐसे नीचे मूव होगा। अगर ये 40 किलोमीटर का फोर्स नीचे की तरफ मूव हो रहा है तो उसका मूवमेंट अबाउट पॉइंट जी कैसे होने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज का घूम रहा है तो हम लोग उसका नेचर क्या ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं। ठीक है, और उसका डिस्टेंस भी पता होना चाहिए ना, इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का जी पॉइंट से डिस्टेंस कितना आ रहा है, 2 + 2 + 2 दैट इज 6 आ रहा है, राइट। तो 40 किलोमीटर इस फोर्स का मोमेंट वैल्यू अबाउट पॉइंट जी कितना होगा, -40 इंटू दिस डिस्टेंस दैट इज 6। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है फिर, अभी -40 इंटू 6 कर दिया। सिमिलरली अभी हमें काम करना होगा 30 किलोमीटर के फोर्स की मोमेंट वैल्यू निकालने के लिए। तो देखो अभी यहाँ पर 30 किलोमीटर का फोर्स ये अबाउट पॉइंट जी कैसे घूम रहा है, ठीक है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा ना। यहाँ पर ये 30 किलोमीटर फोर्स का वैल्यू था, वहाँ पर मैंने ये पेन रख दिया, और ये 30 किलोमीटर का फोर्स जो ये पेन आपको दिख रहा है वो अबाउट पॉइंट जी कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। लेकिन इस बार डिस्टेंस कम हो गया है, वो डिस्टेंस कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसका नेचर माइनस है, तो आप लोग क्या लिखोगे, -30 इंटू 4 हमें लिखना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, -30 इंटू 4 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। और कोई फोर्स है क्या जो अबाउट पॉइंट जी रोटेट हो रहा हो, ये दिख रहा है ना हमें, RF फोर्स। ठीक है, RF फोर्स या फिर रिएक्शन कहो, एट जॉइंट एफ रोलर सपोर्ट की रिएक्शन, वो अबाउट पॉइंट जी कैसे घूम रही है, वो भी उल्टा ही घूम रहा है ना। देखो ऐसा लाइन ऑफ एक्शन जा रहा है RF फोर्स का, जैसा जहाँ पर पेन दिखा है, वो अबाउट पॉइंट जी कैसे घूमेगा, ऐसा उल्टा घूमेगा। देखो जी पॉइंट थोड़ा सा ऊपर कर दिया, ये यहाँ पर पेन रखा फिर से, ठीक है, यहाँ पर पेन रखा फिर से, वो अबाउट पॉइंट जी कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, तो उसका भी नेचर कैसा होगा, माइनस साइन के साथ आएगा। ठीक है, और डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस RF के फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस जी पॉइंट से कितना है, ये 2 मीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, -RF इंटू 2, -RF लिखा इंटू 2 इज इक्वल टू 0। सारे फोर्सेस कंसिडर करने होंगे। स्टूडेंट्स से यहाँ पर पॉइंट क्या हो जाता है या फिर मिस्टेक कहाँ पे हो जाता है कि वो लोग किसी फोर्स को मिस कर देते हैं कंसिडर करना। समेशन f ऑफ x या फिर समेशन f ऑफ y या फिर मोमेंट लेते हो स्टूडेंट्स से मोस्ट ऑफ दिस टाइम इग्नोर हो जाता है कि किसी फोर्स को कंसिडर करना है। ठीक है, तो सारे फोर्स कंसिडर किए कि नहीं उसके ऊपर ध्यान आपका होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में अभी हम लोग RF की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये -RF इंटू 2 मैं इक्वल टू के आगे रख सकता, तो वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू RF हो जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट साइड में ये वैल्यू कितनी होगी, 6 इंटू 4 240 होगा। ठीक है, ये -240 और ये माइनस ही होगा 120, तो कितना बनेगा, ये 380 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर 380 नहीं 360 आएगा, 360 कर देता हूँ। ठीक है, ये 360 कर दिया। 360 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें तो देखो हमें RF की वैल्यू मिल जाएगी। तो RF कितना आ रहा है हमें, -180 किलो न्यूटन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर RF फोर्स की वैल्यू या फिर RF रिएक्शन की वैल्यू, रोलर सपोर्ट रिएक्शन की वैल्यू हमें कितनी मिली, माइनस में मिली 180 किलो न्यूटन। अगर ये RF का डायरेक्शन में राइट साइड लेता था वो वैल्यू हमें प्लस आती थी, यानी कि अज्यूम किया और जो मेरा डायरेक्शन था वो कैसा आया, गलत था, इसके कारण मुझे उसकी वैल्यू कैसे मिली, माइनस में मिली। अगर मेरा अज्यूम किया हुआ डायरेक्शन ऑलरेडी स्टार्टिंग में राइट साइड होता था तो मुझे इसकी वैल्यू प्लस आती थी। ठीक है, इतना ही वो कंसेप्ट है, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी RF निकालने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग Hg की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको, तो यहीं पर मैं साइड में लिख लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो ये -RF अगर इक्वल टू के आगे जाएगा तो क्या होगा, +RF हो जाएगा। क्या कहा, -RF अगर इक्वल टू के आगे जाएगा तो +RF होगा। लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, -Hg बचेगा। ठीक है, लेकिन RF की वैल्यू कितनी है, अपने आप में -180 है, तो यहाँ से हमें Hg का वैल्यू कितना मिलेगा, +180, जो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, +180 किलो न्यूटन मिलेगा। ठीक है, यानी कि इस केस के अंदर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट जॉइंट जी, जो अज्यूम डायरेक्शन हमने लिया था वो सही था, इसके कारण उसकी वैल्यू हमें कैसे मिली है, प्लस मिली है। यहाँ पर हम लोगों ने सपोर्ट रिएक्शन निकाल दिए। ठीक है, तो देखो Hg का सपोर्ट रिएक्शन कितना मिला, 180 किलो न्यूटन, RF का कितना मिला, -180, और वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट जी कितना था, 70 किलो न्यूटन था। इसके बाद हमें ऐसा जॉइंट सेलेक्ट करना होता है जॉइंट मेथड से आगे प्रोसीड करते वक्त, जहाँ पर मैक्सिमम कितने अननोन आते हो, 2 अननोन आते हो। ठीक है,
तो देखो ये डायग्राम में देखो हम लोग जॉइंट ए से शुरुआत करेंगे। क्यों? क्योंकि जॉइंट ए के ऊपर दो अननोन आए हुए हैं, फोर्स मेंबर ए बी और ये फोर्स मेंबर कौन सा ए सी। ठीक है, उनके अंदर हमें फोर्स वैल्यू निकालनी होगी। जॉइंट ए के ऊपर ये एक्सटर्नल लोड आया हुआ है वो भी हमें लेना होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे करेंगे कंसिडर जॉइंट ए, ऐसा लिखकर हमें आगे प्रोसीड करना है। देखो यहाँ पर जॉइंट ए का मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया है। जॉइंट ए के ऊपर एक्सटर्नल लोड वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन आया तो वो एज इट इज़ दिखाया, और जॉइंट ए से राइट साइड की तरफ ये बी पॉइंट आया था ना, तो बी पॉइंट के ऊपर आया हुआ लोड हमें नहीं दिखाना है। क्या कहा? सिर्फ ए से लेकर बी तक का ही पॉइंट ड्रॉ करना था, और बी की तरफ बाकी के जितने भी मेंबर बनेंगे ना ए जॉइंट से, उनका डायरेक्शन हमें अवे फ्रॉम द पॉइंट ही दिखाना है, या फिर अवे फ्रॉम द जॉइंट ही दिखाना है। ठीक है, बी ए इस जॉइंट के ऊपर जो एक्सटर्नल लोड आया हुआ है वो दिखाने की जरूरत नहीं है। सी इस जॉइंट के ऊपर जितने मेंबर्स आगे आ चुके हैं फिर या फिर कनेक्ट हो रहे हैं उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जॉइंट ए लो, उससे जो मेंबर जा रहे हैं सिर्फ उनका ही आपको पॉइंट लिखना है एंड मतलब लास्ट की तरफ, और एरो कहाँ पे दोगे? अवे फ्रॉम द पॉइंट दोगे या फिर अवे फ्रॉम द जॉइंट दोगे। तो जॉइंट ए के ऊपर जितने मेंबर जुड़े हैं वो हमने तो लिखे और उनका डायरेक्शन कैसे दिखाया? अवे फ्रॉम द जॉइंट ए दिखाया डायरेक्शन। ठीक है, ए बी और ये ए सी के बीच का इंक्लिनेशन कितना था डायग्राम में देखो 36.87 था, तो वो इंक्लिनेशन हमें यहाँ पर फिर से लिख देना होगा 36.87। अभी हम लोग इस जॉइंट के ऊपर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर देंगे। वो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगी? समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लिख लेते हैं लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दिख रहे हैं हमें यहाँ पर? सिर्फ दो ही, ए बी और ये ए सी। ए सी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें निकालना होगा, ये रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स की कंसेप्ट का पार्ट है। ठीक है, तो देखो ए बी फोर्स अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रहा है तो हमें क्या लिखना होगा? प्लस एफ ऑफ ए बी, एफ यानी कि फोर्स इन मेंबर, ए बी इस तरीके से लिखा हुआ वो। आगे फोर्थ क्वार्टर में ए सी, ये जो मेंबर है ए सी मेंबर फोर्थ क्वार्टर में काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है, और फोर्थ क्वार्टर में कॉस्ट कंपोनेंट कैसे होगा? एक्स कंपोनेंट कैसे होगा? प्लस होगा। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे? प्लस फोर्स मेंबर इन ए सी, कॉस आएगा, एंगल होगा 36.87। आप लोग फोर्स को रिजॉल्व कैसे करते हैं ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ लो, तभी ये आपको रिजॉल्व के पार्ट समझेगा। ठीक है, 5-10 मिनट ही लगेंगे उस कंसेप्ट को समझने के लिए। कोप्लेनर ऑफ फोर्सेस इस टॉपिक में वो क्लियर किया हुआ है अपने इस वीडियो में। ठीक है, अपने इस चैनल पे। आगे क्या होगा? ये इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये हो गया अपना पहला इक्वेशन। पहला ऑलरेडी मैंने ऊपर यूज़ किया था, इसको मैं दूसरा इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ। पहले हमने लिखा था ना फ्रॉम यूजिंग 1, तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 मेंशन कर सकता हूँ। ये एक इक्वेशन लिखते हुए कुछ गलती होगी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, हमें सिर्फ फोर्स वैल्यू राइट होनी चाहिए कि अपना मेन कैलकुलेशन राइट होना चाहिए। ठीक है, ये नंबर इस सिस्टम में कोई मार्क्स होते नहीं है। तो ये इक्वेशन लिखा हुआ समझा, जिसे नंबर 2 किया है। इसके बाद आगे क्या करेंगे? एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू क्या करना है अभी? 0। ठीक है, तो वर्टिकल कितने फोर्सेस हमें दिख रहे हैं? दो ही, एक वर्टिकली डाउनवर्ड दैट इज -40। ठीक है, ये और कौन सा होगा? माइनस ए सी, फोर्स मेंबर इन ए सी, साइन होगा, वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा साइन के साथ आता है, साइन 36.87। ठीक है, ये ए सी मेंबर फोर्थ क्वार्टर में ऐड कर रहा है, फोर्थ क्वार्टर में उसका वर्टिकल कंपोनेंट निगेटिव आएगा, इज इक्वल टू 0 हमें लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं? ये -40 इक्वल टू के आगे लिख सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा? सिर्फ ये माइनस फोर्स मेंबर इन ए सी साइन ऑफ 36.87 इज इक्वल टू ये 40 लिखा। ऊपर देखो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर अननोन कौन थे? एफ ऑफ ए सी था, यहाँ पर माइनस एफ ऑफ ए सी। इसके पहले क्या लिखा हुआ था? एफ ऑफ ए बी लिखा था। यहाँ पर एफ ऑफ ए बी का वर्टिकल कंपोनेंट था ही नहीं, तो उससे मैं क्या लिख देता हूँ? 0 एफ ऑफ ए बी लिख देता हूँ। ठीक है, इसे नंबर कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे? सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, डायरेक्टली हमें फोर्स मेंबर इन ए बी और फोर्स मेंबर ए सी मिल जाएगा। राइट, तो देखो वहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर एफ ए बी का कोएफिशिएंट कितना है? 1, तो पुट कर देता हूँ, 1 पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ए सी का, फोर्स मेंबर इन ए सी का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है? कॉस 36.87, तो हम लोग पुट कर देंगे ये कॉस 36.87। एंगल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, इक्वल टू के सामने कितना है? 0, तो ये 0 रख दिया। उसके आगे सेकेंड इक्वेशन में एफ ए बी का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है? 0 लिखा हुआ हमने, तो ये 0 रहेगा। आगे क्या होगा? ए सी का कोएफिशिएंट माइनस, यहाँ पर स्टूडेंट माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। माइनस साइन के साथ आप लोग जो भी कोएफिशिएंट आ रहे हैं वो लिखा करो अगर माइनस है तो। ठीक है, तो ये माइनस कितना रहेगा? साइन 36.87, तो ये माइनस पुट किया, साइन 36.87 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू कितना रहेगा अपना? 40 वैल्यू, इज इक्वल टू ये रखा 40 वैल्यू। ठीक है,
इक्वल करने पर वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 53.33 ये वैल्यू मिल रही है किसके लिए, फोर्स इन मेंबर ए बी के लिए। पहले वही पुट किया था ना हमने, तो फोर्स इन मेंबर ये फोर्स ए बी में हमें वैल्यू कितनी मिली 53.33 53.33 यूनिट लिखा करो किलो न्यूटन। ठीक है, ये एफ फिर से ड्रा कर देता हूँ। फोर्स इन मेंबर कितना मिला 53.33, इसे अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद क्या हमें मिलने वाला है फोर्स इन मेंबर ए सी। ठीक है, इक्वल टू वो आ रहा है -66.67 -66.67 यूनिट रहेगा किलो न्यूटन। ठीक है, इसे भी अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें ऐसा जॉइंट सेलेक्ट करना होगा जहाँ पर मैक्सिमम कितने आते हो, 2 आते हो, राइट। तो देखो यहाँ पर हम लोग आफ्टर जॉइंट ए जॉइंट बी सेलेक्ट कर सकते हैं। जॉइंट बी के ऊपर कौन से फोर्स वैल्यू हमें पता है, ये ए भी पता है और ये 30 किलो न्यूटन का पता है। हम लोग अननोन फोर्स बी डी और ये बी सी निकाल सकते हैं। यहाँ पर मुझे ए सी मिल चुका तो वहाँ पर मैं ऐसा राइट टिक कर देता हूँ। अभी हम लोग जॉइंट सेलेक्ट करने वाले हैं बी जॉइंट को सिलेक्ट कर आगे कैलकुलेशन करने वाला पार्ट मैं यहीं पे साइड में दिखा देता हूँ। देखो ये पार्टीशन मैंने बना दिया है, जॉइंट बी का वाला पार्ट मैं यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में कर देता हूँ। देखो यहाँ पर जॉइंट बी का मैंने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। जॉइंट बी के ऊपर कितने मेंबर आए हुए दिख रहे हैं हमें, बी डी बी सी और ये बी ए को हम लोग ए बी भी रीड कर सकते हैं, बी डी को हम लोग डी बी भी यूज़ कर मतलब रीड कर सकते हैं और बी सी को सी बी भी रीड किया तो भी चलेगा। ठीक है, बी इस जॉइंट के ऊपर एक्सटर्नल लोड आया हुआ है दैट इज़ 30 किलो न्यूटन, तो वो हमें दिखाना होगा। इतना समझा, कोई भी फोर्स इंक्लाइन नहीं है, हर एक का एंगल फिर एक दूसरे से कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो आगे हमें क्या करना होगा, लेट समेशन एफ एक्स। ठीक है, समेशन एफ एक्स इज इक्वल 0। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 2 ही है, ए बी। यहाँ पर नॉन फोर्सेस वैल्यू कौन सी होगी, ये ए बी वाली होगी, तो उसको मैं राइट टिक कर देता हूँ। ठीक है, तो समेशन एफ एक्स कर रहे हैं हम लोग। इसका डायरेक्शन देखो, जो भी मेंबर हम लोगों ने लिए बी इस जॉइंट के साथ कनेक्टेड, उनका डायरेक्शन हमें अवे फ्रॉम द जॉइंट ही दिखाना है, इतना याद रखना, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। यानी कि बी से सी जो मेंबर जा रहा है, सी का डायरेक्शन हमें अवे फ्रॉम द जॉइंट ही दिखाना है। बी से जो डी मेंबर जा रहा है, डी का डायरेक्शन हमें अवे फ्रॉम द पॉइंट ही दिखाना है या फिर जॉइंट ही दिखाना है। यहाँ पर जो ए मेंबर था, ए मेंबर का डायरेक्शन कैसे दिखाया हम लोगों ने, बी से दूर की तरफ दिखाया है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, समेशन एफ एक्स इज इक्वल 0। तो ये माइनस क्यों, क्योंकि इन एक्टिंग अलॉन्ग निगेटिव एक्स एक्सिस, तो फोर्स माइनस लिखा, नेचर माइनस लिखा, फोर्स इन मेंबर ए बी लिखूंगा, प्लस फोर्स इन मेंबर क्या लिखेंगे हम लोग, बी से लेकर डी जा रहा है तो ये बी डी लिखा, राइट, इज इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। तो ये माइनस ए बी राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, फोर्स इन मेंबर बी डी रहेगा इज इक्वल टू फोर्स इन मेंबर ए बी, राइट। तो फोर्स इन मेंबर बी डी कितना मिल रहा है हमें, जितना फोर्स इन मेंबर ए बी है, और ए बी के अंदर कितना था ये देखो यहीं पे लिखा हुआ है 53.33, तो हम लोग लिख देंगे 53.33 किलो न्यूटन। ठीक है, अंडरलाइन कर देता हूँ। इसी की तरह से हमें अभी क्या करना है, समेशन एफ ऑफ वाई वाला काम कर देना है, एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो वर्टिकल फोर्सेस देखो जॉइंट बी के ऊपर -30 सीधा सीधा, तो ये -30 लिखा, माइनस में ही क्यों, क्योंकि बी सी मेंबर के अंदर आया हुआ जो फोर्स है वो एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो क्या लिखेंगे, फोर्स माइनस फोर्स के लिए ये एफ डिनोटेशन। ठीक है, माइनस फोर्स मेंबर इन बी सी। ठीक है, फोर्स इन मेंबर बी सी होगा। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू के आगे हमने ऊपर 0 लिखा एज ए फॉर्मूले में। ठीक है, तो ये माइनस एफ बी से अगर राइट साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो -30 इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इन मेंबर बी सी। तो फोर्स इन मेंबर बी सी कितना मिल रहा है हमें, फोर्स इन मेंबर बी सी मिल रहा है -30 किलो न्यूटन। जहाँ पर भी फोर्स की वैल्यू आएगी फाइनली उसे आप लोग यूनिट देकर ही लिखोगे। ठीक है, 2 जॉइंट अब तक हमारे हो चुके हैं, जॉइंट ए और जॉइंट बी। इसके बाद हमें ऐसा जॉइंट सेलेक्ट करना है हमेशा जहाँ पर मैक्सिमम 2 अननोन आते हो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम लोग जॉइंट एफ की बात करें तो हम लोग जॉइंट एफ को अभी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जॉइंट एफ के ऊपर अननोन डी एफ है, ई एफ है और ये एफ जी भी होगा। ठीक है, तो हम लोग अननोन मतलब 3 अननोन हो जाएगा ना अपने पास जॉइंट एफ के ऊपर, तो जॉइंट एफ की तरफ नहीं बढ़ सकते। जॉइंट ई के ऊपर आ सकते क्या, नहीं आ सकते। जॉइंट ई के ऊपर अननोन क्या रहेगा, सी रहेगा, ई जी रहेगा, ई एफ रहेगा, ई डी रहेगा। जॉइंट डी के ऊपर आ सकते क्या हम लोग, जॉइंट डी के ऊपर देखो हमें बी डी मिला है अभी अभी, ई एफ डी एफ नहीं पता, डी ई नहीं पता और डी सी भी नहीं पता, तो जॉइंट डी की तरफ भी नहीं आ सकते। तो हम लोग कहाँ पे आ सकते हैं, एक तो जॉइंट सी के ऊपर आ सकते हैं या फिर हम लोग कहाँ पे आ सकते हैं, जॉइंट जी के ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, जॉइंट जी के ऊपर 2 अननोन कौन से होंगे, ई जी वाला और ये ई एफ वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जॉइंट जी सेलेक्ट कर लेता हूँ अभी।
देखो यहाँ पर जॉइंट जी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पर सेंटर में लिखा नहीं जॉइंट जी, वो मैं लिख देता हूँ अभी। जॉइंट जी डायग्राम देखो, मैं जॉइंट जी के ऊपर वर्टिकली कौन सा फोर्स आ रहा था, ये वर्टिकली वीजी रिएक्शन आ रहा था, हॉरिजॉन्टली एचजी रिएक्शन आ रहा था, और कौन सा मेंबर आया हुआ है एफ जी या फिर जी एफ, वर्टिकल है ये, ठीक है। और ये ई जी इंक्लाइन है, इंक्लिनेशन कितना था 7.13, तो यहाँ पर दिखा है इंक्लिनेशन 7.13, और ये जी एफ, ठीक है। जो भी मेंबर आए हुए जॉइंट जी के ऊपर उनका डायरेक्शन हमें कैसे दिखाना है, एक्टिंग अवे फ्रॉम द जॉइंट, यानी कि जी से दूर जाते वक्त, तो एफ जॉइंट लिखा, दूर जाते वक्त उसका डायरेक्शन दिखा दिया, और ई का भी डायरेक्शन हमने जी जॉइंट से दूर जाते हुए दिखाया, ठीक है। हमें ई के आगे जो भी रहेगा वो नहीं लेना है, यहाँ पर भी एफ के ऊपर कोई लोड अगर आता होगा वो नहीं लेना है, ठीक है। सिर्फ जॉइंट तक लेना था और उनका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द जॉइंट दिखाना था। अभी हम लोग यहाँ पर फिर से कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लेट क्या लिखना है हमें, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन से आए हुए, यहाँ पर 2 आए हुए, ई जी एक्टिंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होता है, तो क्या लिखेंगे माइनस, फोर्स लिखा, फोर्स इन मेंबर व्हाट ई जी, फोर्स इन मेंबर ई जी, कॉस क्या रहेगा, कॉस 7.13 होगा, और ये माइनस हमें एच जी लिखना है, राइट। इज इक्वल टू कितना लिखोगे, 0 लिखोगे, क्योंकि ये 2 ही हॉरिजॉन्टल फोर्स थे अपने पास। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, ये माइनस लिखा, फोर्स इन मेंबर ई जी लिख दिया, ठीक है, डॉट कॉस ऑफ 7.13 इज इक्वल टू, ये माइनस एच जी इक्वल टू के आगे जाएगा तो क्या होगा, प्लस एच जी, और एच जी की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, 180 थी, ठीक है। तो ये 180 लिख दिया, पिछला वाला पार्ट लेफ्ट साइड वाला पार्ट मैं एज इट इज लिख दे रहा हूँ, फोर्स इन मेंबर ई जी कॉस 7.13, ठीक है, ये इक्वेशन हो गया। अभी हमें करना है समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, वर्टिकल फोर्सेस का एडिशन कर देना है। तो एफ वाई में कितने फोर्सेस आएंगे, 3 आएंगे, ई जी का वर्टिकल कंपोनेंट, ये एफ जी वर्टिकल है एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन, और ये वी जी भी एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले वी जी लिख देता हूँ, ये वी जी लिखा, उसके बाद प्लस फोर्स मेंबर इन जी एफ लिखा, ये जी से एफ जाते हुए, प्लस फोर्स मेंबर इन जी से लेकर ई जी या फिर जी ई लिख सकते हैं, मैं ई जी लिख देता हूँ, ठीक है, ई जी लिख देता हूँ। ये क्या रहेगा, साइन 7.13, ये एंगल भी लिखना होगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये जी ई अननोन है और ये ई जी भी अननोन है, तो वी जी पता है, ये वी जी वाला पार्ट इक्वल टू के आगे जाएगा तो क्या होगा, माइनस, पीछे क्या रहेगा, फोर्स इन मेंबर जी एफ प्लस फोर्स इन मेंबर जी ई, ठीक है, जी ई लिख दिया, अभी ई जी जी ई एक ही होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइन 7.13 इज इक्वल टू वी जी इक्वल टू के आगे आएगा तो क्या होगा, माइनस वी जी होगा, ठीक है। और वी जी का वैल्यू कितना आया था अपने पास, 70 आया था प्लस में, तो हम लोग ये आगे क्या लिख सकते हैं, -70 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट हमें एज इट इज लिखना होगा, फोर्स मेंबर इन जी एफ प्लस फोर्स मेंबर इन जी ई साइन 7.13, ठीक है। तो ऊपर वाले इक्वेशन में ध्यान दो, यहाँ पर ई जी का फोर्स मेंबर ई जी का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस कॉस 7.13, यहाँ पर कौन सा मिसिंग है, जी एफ मेंबर मिसिंग है, तो मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, 0 फोर्स मेंबर जी एफ लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ऊपर वाले इक्वेशन को मैं ए लेटर से डिनोट कर देता हूँ, ये वाले इक्वेशन को मैं बी लेटर से डिनोट कर देता हूँ, आगे लिख लेता हूँ सॉल्विंग ए एंड बी, सॉल्विंग इक्वेशंस ए एंड बी, ठीक है। तो आप लोग ये यहाँ से सॉल्व करने पर आपको जी एफ फोर्स मेंबर इन जी एफ का मिल जाएगा और फोर्स मेंबर जी ई भी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो इक्वेशन ए के अंदर जी एफ का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है हमें, 0, तो ये 0 पुट कर दिया, और ई जी का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है, माइनस कॉस 7.13 इज इक्वल टू कितना आएगा, 180, इक्वल टू 180 लिखा, इक्वल टू, अभी सेकेंड इक्वेशन जी एफ का कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो ये 1 आया, आगे जी ई का कोएफिशिएंट कितना है, साइन 7.13 कॉमा, ठीक है, सॉरी ब्रैकेट, आगे कितना होगा, -70 होगा, -70 पुट किया, इक्वल टू करने पर हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पर फोर्स मेंबर वैल्यू इन जी एफ कितना मिला, -47.48 लिख लेते हैं, ठीक है। फोर्स मेंबर इन जी एफ कितना मिला, -47.48 किलो न्यूटन लिखोगे आप लोग, ठीक है, इसे अंडरलाइन करना। इसके बाद और इक्वल टू करने पर हमें वैल्यू कितनी मिल रही है, माइनस में मिल रही है, फोर्स मेंबर इन ई जी, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, फोर्स मेंबर इन वैल्यू ई जी कितना होगा, वो -181.40 हो रहा है, यूनिट लिखेंगे किलो न्यूटन, ठीक है, इतना क्लियर हुआ।
क्रॉस चेक किया करना आप लोग। कैलसी पर अगर डेटा पुट करते तो वो सही पुट करे कि नहीं, वो उसके ऊपर भी ध्यान होना चाहिए। कभी कभी हम लोग कैलसी पे डेटा गलती से रॉन्ग पुट कर देते हैं, उसकी वजह से भी अपना आंसर कभी कभी रॉन्ग हो सकता है। और एक पॉइंट याद रखो, मैकेनिक्स के अंदर कैलकुलेशन करते वक्त हमेशा आपका कैलकुलेटर का मोड डिग्री में होना चाहिए, ठीक है। देखो हम लोगों ने अभी जी जॉइंट सेलेक्ट किया था, जी जॉइंट सेलेक्ट करने पर हमें दो अननोन कौन से मिले, ई जी फोर्स मेंबर की वैल्यू मिली, उसको मैं राइट टिक कर देता हूँ। और ये जी एफ फोर्स मेंबर के अंदर की वैल्यू मिली, उसको भी मैं राइट टिक कर देता हूँ। इसके बाद क्या अभी आप लोग ऑब्जर्व करो, क्या हम लोग जॉइंट ई सेलेक्ट कर सकते हैं? अब तक नहीं। क्यों? क्योंकि सी नहीं पता, डी ई नहीं पता और ई एफ भी नहीं पता, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ से जॉइंट एफ सेलेक्ट कर सकते हैं। जॉइंट एफ के ऊपर जो एफ जी है, फोर्स मेंबर एफ जी, उसकी वैल्यू हमें पता है, डी एफ और ये ई एफ ही अननोन रहेगा ना, तो हम लोग यहाँ से जॉइंट एफ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जॉइंट सेलेक्ट करेंगे एफ। देखो यहाँ पर जॉइंट एफ का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया है। जॉइंट एफ के ऊपर कौन से रिएक्शन और फोर्सेस थे? जॉइंट एफ के ऊपर ये डी एफ मेंबर था, ठीक है। तो उसे हम लोगों ने सिर्फ डी जॉइंट तक ड्रॉ किया और डी जॉइंट के ऊपर एरो कैसे दिखाया? लेफ्ट की तरफ, यानी कि अवे फ्रॉम द जॉइंट एफ। वैसे ही नीचे ई जॉइंट ई एफ मेंबर था, ई के ऊपर डायरेक्शन आएगा ई की तरफ, यानी कि अवे फ्रॉम द जॉइंट एफ। सिमिलरली फॉर जॉइंट जी, यानी कि पॉइंट जी, ठीक है। जॉइंट एफ के ऊपर अननोन फोर्स मेंबर कौन सा होगा? ई एफ वाला है अननोन और ये डी एफ वाला, तो अननोन है, वहाँ पर मैं क्रॉस कर देता हूँ, यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ। ई एफ का इंक्लिनेशन हमने पहले निकाला था, वो कितना होगा? 41.19 होगा, तो वो यहाँ पर लिख लेते हैं 41.19, ठीक है। यहाँ पर हमें एफ जी फोर्स मेंबर की वैल्यू पता है, तो उसको मैंने राइट टिक कर दिया है। तो फिर से हमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करनी होगी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स हमें कंसिडर करने हैं अभी। तो देखो ये आर एफ रिएक्शन एक्टिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो क्या लिखना होगा? माइनस आर एफ लिखना होगा, एफ डी, ठीक है। माइनस लिखूंगा क्यों? क्योंकि वो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। एरो देखो लेफ्ट साइड में ना, तो फोर्स इन मेंबर डी एफ या फिर एफ डी लिख सकते हो। प्योरली वो हॉरिजॉन्टल है तो वो माइनस रहेगा, कोई कॉस या एंगल साइन एंगल नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद ई एफ ये मेंबर थर्ड क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है, तो उसका एक्स कंपोनेंट निगेटिव होगा, तो ये माइनस साइन आ गया। फोर्स इन मेंबर ई एफ लिखा, एंगल रहेगा कॉस ऑफ 41.19 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें माइनस आर एफ ये इक्वल टू के आगे पुट कर दे तो क्या हो जाएगा? प्लस आर एफ हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा? ओनली माइनस फोर्स मेंबर इन डी एफ माइनस फोर्स मेंबर इन ई एफ कॉस 41.19 इज इक्वल टू प्लस आर एफ, ठीक है। अगर हम लोग इसको थ्रू आउट माइनस से मल्टीपल कर दे तो ये कैसा हो जाएगा? लेफ्ट साइड में प्लस हो जाएगा दोनों माइनस का, और राइट साइड प्लस आर एफ का क्या हो जाएगा? माइनस आर एफ हो जाएगा। फर्दर रिक्वायर्ड इक्वेशन ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, या फिर लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा मैं? अभी समेशन एफ ऑफ वाई हमें कंसिडर करना होगा, एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। वर्टिकल फोर्सेस कहाँ पे आएंगे? ई एफ का वर्टिकल कंपोनेंट आएगा और ये एफ जी का वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, ठीक है, विच इज़ नोन। तो हमें क्या लिखना होगा? माइनस फोर्स मेंबर इन एफ जी, ये एफ जी लिख रहा था, ये एफ जी लिखा, या फिर जी एफ भी लिख सकते हो इसको। वर्टिकली डाउनवर्ड था क्लियरली, तो उसको कोई साइन कंपोनेंट नहीं आएगा। माइनस ई एफ थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसे होता है? नेगेटिव, ठीक है। तो उसका फोर्स कंपोनेंट क्या होगा? फोर्स इन मेंबर ई एफ, एंगल रहेगा साइन 41.19 विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आपको वैल्यू किसकी पता है? फोर्स इन मेंबर जी एफ पता है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी लिखी है ऊपर, देखो कितनी? -47.48। तो ये वाला पार्ट हम लोग इक्वल टू के आगे लिख देंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा? ओनली माइनस फोर्स मेंबर इन ई एफ साइन 41.19 इज इक्वल टू फोर्स मेंबर इन एफ जी, ठीक है, विच इज इक्वल टू -47 पॉइंट कितना था वो? देखो यहाँ पर -47 पॉइंट कितना था? 48 था जी एफ या फिर एफ जी, ठीक है। -47.48 लिख दिया। लेफ्ट साइड में ये आया हुआ माइनस फोर्स मेंबर इन ई एफ साइन 41.19, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ई एफ लिखा हुआ विथ कोएफिशिएंट माइनस साइन 41.19, वहाँ पर भी ई एफ लिखा हुआ विथ कोएफिशिएंट कॉस 41.19। यहाँ पर कौन मिसिंग है? डी एफ मिसिंग है, तो डी एफ मिसिंग है तो मैं कि उसका कोएफिशिएंट 0 देकर यहाँ पर फोर्स मेंबर डी एफ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये इक्वेशन देखो, इसको मैं सी से डिनोट करता हूँ, और ये वाला इक्वेशन देखो जिसको मैं डी से डिनोट करता हूँ। अगर हम लोग इक्वेशन सी और डी को सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? फोर्स मेंबर इन एफ डी या फिर डी एफ मिल जाएगा, और ये फोर्स मेंबर इन ई एफ भी मिल जाएगा, ठीक है।
तो यहीं पर लिख देता हूँ साइड में, सॉल्विंग इक्वेशन सी एंड डी, सॉल्विंग इक्वेशन सी एंड डी। क्या मिलेगा सबसे पहले हमें, फोर्स मेंबर डी एफ मिलेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी कॉमा दिया, फोर्स मेंबर क्या मिलेगा, ई एफ मिलेगा, ठीक है, ई एफ मिलेगा। साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। तो इक्वेशन सी के अंदर देखो डी एफ का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है हमें, कुछ नहीं, मतलब कितना होगा 1 इक्वल टू, उसके बाद ई एफ का कोफिशिएंट कितना है, कॉस 41.19 और ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू के सामने कितना, माइनस ऑफ -180, मतलब कितना होगा, +180 लिख देना है, ठीक है। इक्वेशन डी में देखो अभी कोफिशिएंट पहले कितना होगा, 0 होगा, 0 लिखा, आफ्टर दैट कोफिशिएंट माइनस है, माइनस साइन 41.19 ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट क्या है, -47 इक्वल टू के आगे -47.48, ठीक है, ये लिख दिया, इक्वल टू कर देते हैं अभी 125.744, तो हम लोग उसे, चलो ठीक है 125.74 लिखते थे, 125.74 डी एफ लिखा, 125.74 यूनिट भी लिखना है, किलो न्यूटन, ठीक है। इसे अंडरलाइन कर देता हूँ, डार्क अंडरलाइन करो, 125.74 ये मिला ई एफ का वैल्यू, और इक्वल टू करने पर हमें वाई कितना मिला, वो 72.09 है, 72 पॉइंट, आप लोग अगर चाहते तो 1 लिख सकते हो, 72.1 लिख देता हूँ, ठीक है, या जस्ट 72 लिखा तो भी चलेगा, 72.1 लिख देता हूँ, किलो न्यूटन, ठीक है। इसे हम लोग राउंड अप करके जस्ट 72 तक भी लिख सकते थे। तो देखो मेन डायग्राम में हमें क्या मिला, अभी जॉइंट एफ सेलेक्ट करने पर डी एफ मिला, फोर्स इन मेंबर डी एफ मिला, उसे राइट टिक कर देता हूँ, और फोर्स मेंबर इन ई एफ मिला, उसे भी राइट टिक कर देता हूँ। फिर अननोन कौन से बाकी है, और ठीक है, सी डी बाकी है, डी ई बाकी है, और ये सी ई बाकी है, ठीक है। तो देखो आप लोग क्या यहाँ पर जॉइंट डी सिलेक्ट कर सकते हो, तो जॉइंट डी सिलेक्ट करेंगे तो हमें कौन सा फोर्स मेंबर ऑलरेडी पता है, बी डी पता है, डी एफ पता है, अभी भी मिला, जॉइंट एफ सेलेक्ट करने पर डी एफ मिला, हमें डी ई निकालना है और ये डी सी निकालना है, तो इसका मतलब हम लोग जॉइंट डी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जॉइंट डी ही सिलेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पर जॉइंट डी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, जॉइंट डी के ऊपर जितने भी मेंबर आए हुए हैं वो भी हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। जॉइंट डी से जितने मेंबर बाहर की तरफ जा रहे हैं उनका डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द जॉइंट ही होना चाहिए। अगर कोई एक्सटर्नल लोड आता है जॉइंट डी के ऊपर वो हमें दिखाना होता था, लेकिन यहाँ पर जॉइंट डी के ऊपर कोई एक्सटर्नल लोड नहीं आया है तो हमने नहीं दिखाया, ठीक है। सी डी का इंक्लिनेशन हमें पता है वो कितना होगा 36.87, वो हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे या फिर लिख देंगे 36.87। यहाँ पर अननोन कौन सा है, डी ई अननोन है और ये सी डी अननोन है, तो वहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है, वो हमें निकालना है। ये डी एफ हमें पता है, अभी भी ड्रॉ किया था जॉइंट एफ से, उसे राइट टिक कर देता हूँ। बी डी पता है हमें, जब हमने पॉइंट बी लिया था तो निकाला था, तो उसे भी राइट टिक कर दिया, ठीक है, अननोन की तरफ क्रॉस किया हुआ है। तो हमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करनी होगी। पहली क्या होगा, लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस डायग्राम के अंदर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने आए हुए दिख रहे हैं, 3। कौन सा, डी एफ राइट साइड तरफ जा रहा है वो प्लस नेचर का होगा, बी डी लेफ्ट साइड जा रहा है वो तो उसका नेचर नेगेटिव डायरेक्शन देने वाला होगा, ठीक है। और ये सी डी एक्टिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट तो वो भी नेगेटिव आएगा, राइट। तो हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, बी डी देखो लेफ्ट साइड जा रहा है तो माइनस फोर्स इन मेंबर बी डी, या फिर डी बी बी लिखते तो भी चलता था, ठीक है। उसके बाद ये फिर से माइनस फोर्स इन मेंबर सी डी आएगा, एंगल क्या रहेगा, कॉस 36.87 प्लस फोर्स इन मेंबर एफ डी लिखो या फिर डी एफ लिखो, एफ डी लिख दे रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू कितना होगा, ये 0 आएगा। जो भी नॉन वैल्यूज़ है हमें पता है उनको हम लोग इक्वल टू के आगे लिख देते हैं। तो ये देखो ये बी डी हमें पता था इक्वल टू के आगे जाएगा, ये एफ डी भी हमें पता था इक्वल टू के आगे जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, सिर्फ माइनस एफ ऑफ सी डी, माइनस एफ ऑफ सी डी रहेगा, कॉस ऑफ 36.87 इज इक्वल टू, ये राइट साइड जाएगा तो प्लस होगा, प्लस एफ ऑफ बी डी, और ये इक्वल टू के आगे जाएगा तो माइनस होगा, माइनस एफ ऑफ एफ डी होगा, ठीक है। ये फिर से पीछे लिखा माइनस साइन के साथ, माइनस एफ ऑफ सी डी कॉस 36.87 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी डी की वैल्यू चेक करो पहले कितनी आई हुई थी। देखो यहाँ पर जब हम लोगों ने जॉइंट बी सेलेक्ट किया था उस केस में हमें एफ ऑफ बी डी कितना मिला था, 53.33 मिला था, तो वो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा 53.33। अभी हम लोगों ने लेटेस्ट जॉइंट एफ सेलेक्ट किया था सबसे लास्ट में, तो जॉइंट एफ सेलेक्ट करने पर हमें फोर्स इन मेंबर डी एफ कितना मिला हुआ है वो देखो 125.74, ठीक है, प्लस में आया था वो, तो -125.74
0.74 ये लिख दिया, ठीक है। ये एक इक्वेशन फॉर्म हो गया, उसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ राइट साइड वाले पार्ट को, और एक हम लोग आगे लिख देंगे माइनस एफ ऑफ सी डी कॉस 36.87 इज इक्वल टू 53.33 माइनस क्या करना है 125.75 कर देना है, 53.33 माइनस 125.74, ठीक है। तो वैल्यू कितनी होगी -72.41। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है -72.41, ठीक है। यहाँ से हमें डायरेक्टली एफ ऑफ सी डी निकाल सकते हैं, तो माइनस कॉस 36.87 इसको डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ सी डी मिल जाएगा, ठीक है। अभी इसके आगे हमें जॉइंट डी के ऊपर समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 ये वाला कंडीशन यूज़ करना है, ठीक है। तो ये क्या लिखा, एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। देखो ऊपर वाले इक्वेशन से डायरेक्टली आप लोग एफ ऑफ सी डी की वैल्यू निकाल सकते हो, ये माइनस कॉस 36.87 राइट साइड में अपॉन में लेकर, ठीक है। लेकिन मैं उसे डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आगे समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 वाला काम कर ले रहा हूँ। वर्टिकल फोर्सेस यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, हमें 2 ही दिख रहे हैं, जिसमें डी ई अननोन है और ये सी डी भी अननोन है, ठीक है। तो एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 कर दिया, लेफ्ट साइड में क्या होगा माइनस एफ ऑफ सी डी लिखा, क्या लिखा माइनस एफ ऑफ सी डी लिखा, और साइन क्या लिखना होगा हमें 36.87 लिखना होगा, 36.87 लिखा, और माइनस एफ ऑफ डी ई आएगा, राइट। इज इक्वल टू कितना होगा 0, क्योंकि और कोई वर्टिकल फोर्स था ही नहीं। देखो यहाँ पर ऊपर वाले इक्वेशन में डी एफ मिसिंग दिख रहा है ना, तो मैं यहाँ पर ये इक्वेशन जो लिखा है उसको फिर से लिख देता हूँ, माइनस क्या लिखा एफ ऑफ सी डी लिखा, कॉस ऑफ 36.87, यहाँ पर डी एफ मिसिंग है तो मैंने क्या लिखा प्लस 0 एफ ऑफ डी ई लिखा, डी एफ मिसिंग था, इक्वल टू ये -72.41। इसे मीनिंग नहीं बदलने वाला, इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ इक्वेशन ई लिखकर, ठीक है। ये इक्वेशन ई लिखा, साइड में ये एरो दिया है, ये अपना क्या हो गया इक्वेशन ई हो गया, और ये अपना क्या इक्वेशन एफ है, ठीक है। तो इक्वेशन ई और एफ को सॉल्व करने पर आपको क्या मिल जाएगा डायरेक्टली, माइनस एफ ऑफ सी डी जो लिखा हुआ है उसका कोएफिशिएंट कितना है, माइनस साइन के साथ साइन 36.87, और दूसरा वेरिएबल है डी, ऊपर वो डी का कोएफिशिएंट 0 है। तो आप लोग ई और एफ इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर अननोन फोर्सेस वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पर सी डी का कोएफिशिएंट हम लोग सबसे पहले क्या प्लेस करेंगे, माइनस कॉस 36.87, और साइड में दूसरे वेरिएबल का कोएफिशिएंट प्लेस करेंगे 0। आगे लिखना होगा सॉल्विंग इक्वेशन ई एंड एफ, सॉल्विंग इक्वेशंस ई एंड एफ, ठीक है। तो ई इक्वेशन के अंदर देखो कोएफिशिएंट हमें क्या प्लेस करने होंगे वेरिएबल के लिए, माइनस कॉस 36.87 माइनस कॉस 36.87 ब्रैकेट क्लोज यहाँ पर, आगे तो कोएफिशिएंट 0 लिखा था हमने, डी का वो 0 होगा, और राइट साइड में क्या था -72.41 माइनस 72.41, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में यानी कि आगे के इक्वेशन में एफ इक्वेशन में माइनस साइन 36.87 माइनस साइन 36.87 होगा वो, ठीक है। आगे क्या लिखोगे -1 देना होगा, -1 इक्वल टू कितना आएगा 0, इक्वल टू 0 है, इक्वल टू करने पर हमें सबसे पहले क्या मिलेगा एफ ऑफ सी डी का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो एफ ऑफ सी डी का वैल्यू कितना आ रहा है, फोर्स इन मेंबर सी डी इज इक्वल टू 90.51 आया हुआ है वो, 90.51 यूनिट क्या लिखोगे किलो न्यूटन, ठीक है। इसे अंडरलाइन कर लेते हैं, और फोर्स इन मेंबर कौन सा होगा डी ई देख लेते हैं अभी। फोर्स इन मेंबर डी कितना आया हुआ है आपको -54.307 है, तो उसको हम लोग 31 लिख सकते हैं, ठीक है। एंड फोर्स इन मेंबर डी कितना मिला है, फोर्स इन मेंबर डी ई अभी जो कैलकुलेट किया उससे वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग -54.31, ठीक है, किलो न्यूटन यहाँ पर आएगा। इस वैल्यू को अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। देखो जॉइंट डी सिलेक्ट करके हम लोगों ने अभी फोर्स इन मेंबर डी भी कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर भी राइट टिक कर देता हूँ, फोर्स इन मेंबर डी सी भी कैलकुलेट कर दिया, यहाँ पर भी राइट टिक कर देता हूँ। तो अभी अपने पास सिर्फ एक ही मेंबर बाकी है जिसके अंदर का फोर्स वैल्यू हमें निकालना है, वो है मेंबर सी ई, ठीक है, जिसके लिए हम लोग जॉइंट सी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जॉइंट ई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ई जॉइंट सेलेक्ट करने पर डी तो ऑलरेडी आ चुका था, ई एफ आ चुका है, ठीक है, ई जी आ चुका है, तो हम लोग जॉइंट ई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जॉइंट सी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर जॉइंट सी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, जॉइंट सी के ऊपर 4 मेंबर आए हुए हैं यहाँ पर, ए सी और सी डी का इंक्लिनेशन एक जैसा ही है, दैट इज़ 36.87, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 36.87, ये भी कितना होगा 36.87 होगा, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस ये एंगल कितना है 7.1
1713 एंगल है, ठीक है। तो अब तो हम लोग अभी आगे यहाँ पर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ कर देंगे। तो क्या करना है हमें, लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कंसिडर करो आप लोग। अभी एक ही फोर्स मेंबर अननोन है सी के अंदर, तो यहाँ पे क्रॉस कर दिया, सी डी पता है राइट टिक, बी सी पता है राइट टिक कर दिया, और ये ए सी भी पता है राइट टिक कर दिया, ठीक है। समेशन एफ ऑफ एक्स, तो समेशन एफ ऑफ एक्स लेते वक्त बी सी का वैल्यू नहीं आएगा क्योंकि तो वर्टिकली अपवर्ड है, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स मेंबर इन सी एक्टिंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट में उसका कंपोनेंट कैसे होगा, प्लस होगा। एक ही अननोन होने के कारण हम लोग यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 ये केस कंसिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर करते भी हो तो भी उसे अपना काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों में से एक ही केस कंसिडर करते तो अपना काम बनने वाला है। टू फाइंड फोर्स इन मेंबर सी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर समेशन एफ ऑफ एक्स वाला यूज़ कर लेता हूँ। ऊपर लिखा था, ऊपर का कैंसिल करके फिर से यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ। लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये ए सी एक्टिंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट उसका कंपोनेंट निगेटिव होगा, तो माइनस फोर्स इन मेंबर ए सी एंगल आएगा कॉस 36.87 प्लस एफ ऑफ सी डी फोर्स मेंबर इन सी डी एंगल होगा कॉस 36.87 प्लस एफ ऑफ सी ई होगा, ठीक है। कॉस कितना होगा 7.13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हमने कंसिडर कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें ए सी पता है, हमें सी डी पता है, उनकी वैल्यू पुट कर देंगे, एक वैल्यू आएगी, आई हुई वैल्यू हम लोग इक्वल टू के आगे रख देंगे, उसे कॉस 7.13 एंगल से डिवाइड कर देंगे, तो हमें फोर्स इन मेंबर सी मिल जाएगा, ठीक है। तो ए सी का वैल्यू देखो, ए सी का वैल्यू हम लोगों ने जॉइंट ए सेलेक्ट करने पर लिया था, कितना आया था चेक कर लेना। देखो वो वैल्यू कितनी आई थी ए सी की, -66.67 आई थी ना। तो ए सी के पहले माइनस आई ना, तो ए सी का वैल्यू सिर्फ मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ -66.67 वैल्यू माइनस ब्रैकेट में लिखा, साइड का एंगल कॉस ऑफ 36.87 प्लस एफ ऑफ सी डी। एफ ऑफ सी डी अभी हमने निकाला था ऊपर के, देखो 90.51 है, लिख देंगे यहाँ पर 90.51 लिखा, साइड में क्या होगा कॉस ऑफ 36.87 आएगा ये, ठीक है। प्लस उसके आगे वाला पार्ट प्लस फोर्स इन मेंबर सी ई कॉस 7.13 इज इक्वल टू 0। अभी हम लोग ये लेफ्ट साइड में जो भी अंडरलाइन किया है ना उसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक नंबर में, उसका नंबर कितना आता है वो, और ये आया हुआ नंबर हम लोग इक्वल टू के आगे रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 66.67, साइड में क्या है कॉस 36.86 है, कॉस 36.87 ब्रैकेट क्लोज कर दिया, आगे प्लस 90.51, ठीक है। साइड में क्या है फिर से कॉस 36.87 है ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू करने पर उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी 125.74 मिलेगी, उसे हम लोग इक्वल टू के आगे रख देंगे, ठीक है। देयरफॉर एफ ऑफ सी ई कॉस ऑफ कितना, ये 7.13 वैल्यू कितनी मिली थी कैलसी हमें 125.74, इक्वल टू के आगे जाएगा तो माइनस होगा, -125.74 होगा, ठीक है। इसको हम लोग कॉस 7.13 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा एफ ऑफ सी का वैल्यू मिलेगा। उसका नेचर कैसे होगा, माइनस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर राइट साइड में माइनस लिखा हुआ है, वो वैल्यू आएगी 126.72, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना मुझे 126.72 माइनस में मिले माइनस, ठीक है, यूनिट रहेगा किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर ये लास्ट वाला फोर्स मेंबर का भी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दिया है। यहाँ पर सारे मेंबर्स के अंदर का फोर्स वैल्यू निकालने के बाद आपको लास्ट में एक टेबल फॉर्म करना होता है, तो वो वाला काम मैं यहाँ पर ऑलरेडी कर देता हूँ। लास्ट में देखो आपको इस तरीके से एक टेबल फॉर्म करना होगा, 3 कॉलम लिखे हैं उसके अंदर, मेंबर साइड में फोर्स के अंदर हमने यूनिट मेंशन किया है, किस न्यूटन मतलब यूनिट वैल्यू का वो फोर्स होने वाला है, कि न्यूटन या फिर किलो न्यूटन। साइड में लिखा है नेचर, नेचर में क्या आएगा, एक तो टी या फिर सी लिखना है, टी यानी कि टेंसाइल, सी यानी कि कॉम्प्रेशन, ठीक है। तो देखो गिवन ट्रस्ट के अंदर जितने भी मेंबर थे हम लोग उन मेंबर्स का नेमिंग कर देंगे। मेंबर क्या दिख रहा है ए बी, तो यहाँ पर लिख दिया ए बी लिखा, ए बी के साइड में क्या दिख रहा है हमें ए सी मेंबर लिखा, बी से कौन सा जा रहा है बी डी जा रहा है, तो ये बी डी लिखा, बी से सी भी जा रहा है ना, तो बी सी मेंबर लिखा, सी से कहाँ जा रहा है सी डी हुआ है क्या, नहीं, तो ये सी डी लिखा हमने, सी से ई जा रहा है तो यहाँ पर सी टू ई बी लिखना होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, सी टू ई लिखने के बाद डी ई लिख देता हूँ, डी ई मेंबर, डी ई हो गया, ई एफ लिख देता हूँ, ई एफ मेंबर लिखा, ठीक है। ई एफ लिखने के बाद ई जी लिख लेंगे, ई जी लिखा, ठीक है। और लास्ट दो कौन से लिखने हैं हमें, डी एफ और एफ जी, ठीक है। ये देखो डी एफ और ये एफ जी लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे डी एफ लिखोगे और ये
एफ जी भी लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पर एक कॉलम फॉर्म कर देता हूँ इस तरीके से। अभी उसके आगे हम लोग उसकी फोर्स वैल्यू लिख देंगे जितनी आई है, यूनिट नहीं लिखने की ज़रूरत, यूनिट हम लोगों ने कॉमन एग्जैक्टली ऊपर ही लिख दिया, जस्ट फोर्स वैल्यू लिखे तो भी चलेगा। नेचर में क्या, अगर फोर्स वैल्यू प्लस आई थी तो उसके आगे टी लिखना है, अगर फोर्स की वैल्यू माइनस आई थी तो उसके आगे हमें जस्ट सी लिख देना है, बस इतना ही काम करना है। तो देखो जॉइंट ए से शुरुआत करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था जॉइंट ए से ही। तो देखो यहाँ पर जॉइंट ए सेलेक्ट करने पर हमें फोर्स मेंबर ए बी कितना मिला था, 53.33 मिला था, जो वैल्यू पुट करेंगे 53.33। ए सी कितना मिला था, ए सी माइनस नहीं देना है, 66.67 लिखोगे, माइनस होने के कारण यहाँ पे सी, ये प्लस ही आया था तो उसके कारण यहाँ पर टी, टी मतलब टेंशन, सी मतलब कॉम्प्रेशन। ये पूरा वर्ड में नहीं लिखा तो भी चलेगा, सी एन टी ऐसे डिनोट किया तो भी ठीक है, ठीक है। अभी जॉइंट बी देखो, जॉइंट बी पे क्या मिला है, बी डी, बी डी कितना लिखा था 53.33, तो यहाँ पर बी डी कितना लिखोगे 53.33 लिखोगे। बी सी -30, माइनस नहीं देना है, सिर्फ 30 लिखोगे, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर टी होगा, ठीक है। अभी जॉइंट सी के ऊपर आते हैं, सी डी देखेंगे। जॉइंट बी के बाद हम लोगों ने सेलेक्ट किया था जॉइंट एफ, तो जॉइंट जी सेलेक्ट किया था। तो जॉइंट सी में देखो कौन से कनेक्टेड थे, ई जी और ये एफ जी। तो ई जी कहाँ पर लिखा हो, यहाँ पर ई जी फोर्स मेंबर की वैल्यू कितनी मिली थी, -181.40, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 181.40, माइनस होने के कारण यहाँ पर साइड में सी आएगा। और क्या मिला था हमें, एफ जी भी मिला था, ठीक है। तो एफ जी देखो लास्ट में लिखा हुआ है एफ जी, तो एफ जी की वैल्यू कितनी होगी, एफ जी की वैल्यू होगी जी एफ 47.48, एफ जी की वैल्यू 47.48, साइड में सी होगा, क्यों, क्योंकि ये भी हमें निगेटिव मिला, दोनों निगेटिव मिले थे, ई जी और ये जी एफ। ई जी लिखा देखो यहाँ पर, ई जी 181.40 कॉम्प्रेशन, एफ जी भी कितना आया, एफ जी जी एफ -47.48, वो भी होगा कॉम्प्रेशन में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो ये कौन सा जॉइंट था, जॉइंट एफ था, ये इससे मैं लिख लेता हूँ मैं। जॉइंट एफ के ऊपर हमें क्या मिला था, डी एफ मिला था, डी एफ का वैल्यू 125.74, प्लस में तो 125.74, प्लस में तो ये क्या लिखोगे, टी लिखोगे। ई एफ का वैल्यू कितना दिख रहा है, प्लस में कितना दिख रहा है हमें 72.1, प्लस है तो यहाँ पे क्या लिखा, टी लिख दिया, ठीक है। ये ई एफ लिख दिया, ये डी एफ लिख दिया। कौन से मेंबर बाकी है, अभी अपने 3 मेंबर बाकी है, सी डी, सी और ये डी ई। डी ई कितना -54.31, तो ये 54.31 लिखा, यहाँ पर सी होगा, ठीक है। सी ई देखो, अभी सी कितना निकला हम लोगों ने लास्ट में 126.72, तो यहाँ पे लिख देंगे 126.72, ठीक है। ये क्या लिखा, सी, कॉम्प्रेशन निगेटिव होने के कारण यहाँ पर हमें सी देना होगा, ठीक है। सी डी कहाँ पे दिख रहा है, ये सी डी 90.51, यहाँ पर क्या आएगा, टी आएगा, ठीक है। तो अभी हमारा ये प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ये लास्ट में आपको इस तरीके का टेबल कंपलसरी बनाना होगा, भले आप लोग सेक्शन मेथड भी यूज़ कर ले तो ट्रस्ट के अंदर, फिर भी आपको इस लास्ट में इस तरीके का टेबल बनाना है, ठीक है। पेपर चेक करने वाला लास्ट में इतना ही देखेगा। अगर कोई वैल्यू 126.42 आती है, या फिर 34 आती है, या फिर वो 82 आती है, तो उसको सही आंसर कंसिडर किया जाएगा। स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपको एक्यूरेट आंसर की ज़रूरत नहीं है, थोड़े फार अप्रोक्सीमेट आंसर मिल जाते हैं तो भी काम चल जाए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर अपना कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी कंसेप्ट में या फिर एंगल लेते हो कहीं पर डाउट लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ट्रस्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, जितने भी मेंबर आते हैं ट्रस्ट के अंदर, अगर उनकी हमें ज़रूरत है तो उनकी इंक्लिनेशन हमें पहले ही निकालना होगी, ये सबसे पहला वाला काम होगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर मेथड ऑफ जॉइंट के ही कंसेप्ट को लर्न करेंगे, उसके बाद मेथड ऑफ सेक्शन लर्न करेंगे। मेथड ऑफ सेक्शन ये इजी कंसेप्ट है एज कम्पेयर टू मेथड ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। तो अभी के लिए ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय एंड टेक केयर।